हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और जो आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, इसके साथ साथ आरओ एआरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये सीरीज चलाई जा रही है। जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें टॉपर्स के नोट्स भी इंक्लूडेड हैं और साथ में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को भी इंक्लूड किया गया है और मेरे भी इसमें नोट्स इंक्लूड हैं। और इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले 6 से 7 लेक्चर में बहुत ही बेहतर तरीके से इसको कवर किया है कि जो बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री को नहीं पढ़ पा रहे थे या जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि प्राचीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ से हम क्रोनोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं, उन बच्चों को बहुत ही मदद मिल रही है। और ये बहुत अच्छी तरीके से सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पाषाण सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद और मगध के ऊपर जो मौर्य वंश का शासन था उसको भी हम लोगों ने कवर किया है। जिसके बाद मौर्योत्तर युग को हमने पढ़ा, जिसमें सातवाहन सबसे इंपॉर्टेंट था और साथ ही साथ मौर्योत्तर युग में भारत पर होने वाले कुछ प्रमुख आक्रमण थे, चाहे वो इंडो ग्रीक आक्रमण हो या वो कुषाण के आक्रमण हो या शकों के आक्रमण हो। तो आज हम उसी चीज को फॉलो करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। और वीडियो पे पहली बार आए हो तो पूरा देख के जाना, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये काफी हेल्पफुल सीरीज है। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार होगे तो फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कल मौर्योत्तर काल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया था और इससे समय जो देसी राज्य थे मौर्योत्तर काल के बाद जिन्होंने शासन किया भारत में, जैसे सातवाहन सबसे इंपॉर्टेंट था, संगम वंश था। और इसी में आज हम विदेशी राज्यों को पढ़ेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। विदेशी राज्यों में सबसे पहले इंडो ग्रीक जो यूनानी आक्रमण हुआ था इसके बारे में बात करेंगे और शकों के बारे में बात करेंगे और साथ में कुषाणों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगर आप इस क्लासेस में या इस नोट्स में अगर आप वो ढूंढ रहे हो जो वन लाइनर टाइप के फैक्ट होते हैं, जो लूसेंट में मिलते हैं, किसी भी वन लाइनर किताबों में मिल जाते हैं, घटना चक्र की जो रटने वाली आती है ना, छोटी सी पतली सी आती है पॉइंटर, उसको अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेकार हो जाएगी। क्योंकि फिर आप वो संकीर्ण मानसिकता के साथ चल रहे हो कि बस आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, मेंस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो नोट्स पढ़ा रहा हूं ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करेगा, प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, साथ ही साथ मेंस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हेल्प करेगा। तो फैक्ट ढूंढने की कोशिश मत करना, जो अंदर पॉइंट लिखे ना वही ऑटोमेटिकली आपके फैक्ट बन जाते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें विदेशी राज्य, क्योंकि यहाँ पर हमें एक क्रोनोलॉजी को तय करना होता है और साथ में कुछ बेसिक चीजों को हमें कवर करना है। जैसे विदेशी राज्यों में सबसे पहले हम इंडो ग्रीक आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो कई बार दिमाग में आता है कि सर इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ तो था, बीसी में हुआ था, अर्थात कि बिफोर कॉमन एरा में हुआ था, लेकिन कौन से शासन काल के बाद हुआ? क्या वो गुप्तोत्तर शासन काल के बाद हुआ या वो मौर्य शासन काल के बाद हुआ या मौर्योत्तर पीरियड्स में हुआ? ये क्लियर नहीं होता है और इस वजह से यहाँ पर जब ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाता है तो आपका गलत हो जाता है। सबसे पहले मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम आने वाले जो विदेशी थे वो इंडो ग्रीक शासक के लोग थे और इनकी जानकारी का जो स्रोत है वो है आपके प्रमाणिक सिक्के, क्योंकि भारत में इनके ऐसे सिक्के मिले हैं जिससे इंडो ग्रीक सभ्यता का पता चलता है। और यही प्रथम शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम, तिथि और अपनी पिक्चर का अंकन कराना शुरू किया। जैसे आज अगर आपके पास कोई सिक्का हो, कोई करेंसी हो, तो उस पर क्या लिखा होता है कि ये 2014 में छपा, ये 2020 में छपा, ये 2025 में छपेगा, ठीक है। उस पर तिथि भी लिखी होती है अगर आप गौर से देखो, और उस पर पिक्चर होती है महात्मा गांधी जी की या फिर भारत सरकार के मतलब अशोक के एम्बलेम की। तो ये अलग अलग ये जो पद्धतियां थी ये इंडो ग्रीक शासक ही लेकर आए थे। और इसमें एक मिनांडर नाम का जो व्यक्ति था उसके बारे में प्रश्न पूछता है कि बौद्ध ग्रंथ में इसे मिलिंद भी कहा गया है और यह बौद्ध अनुयायी मिलिंद पन्नो ग्रंथ में मिनांडर और नागसेन वाद विवाद का जिक्र किया गया है। जो मिनांडर था, जो इंडो ग्रीक शासक था, जब ये भारत में आता है तो बौद्ध धर्म के जो एक गुरु होते हैं जिनका नाम था नागसेन, उनके साथ इसने वाद विवाद किया दार्शनिक रूप से। और इतना ये प्रभावित हुआ उनसे कि बाद में इसने बौद्ध धर्म को ही स्वीकार कर लिया और भारत में ही रहने लगा। और इसके सिक्कों पर धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म चक्र भी अंकित है, जो बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण देता है कि हाँ, जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में ऋषि पत्तनम सारनाथ में कहा कि धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म का चक्र परिवर्तित हो रहा है, ठीक उसी प्रकार का प्रमाण इसके सिक्कों पर मिलता है, जिससे पता चलता है कि मिनांडर अर्थात इंडो ग्रीक शासक भी कैसा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दूसरा,
प्रथम इंडो ग्रीक जिसने सोने के सिक्के इन सिक्कों हेतु द्रम कहा प्रयोग किया जाता था, जो यूनानी भाषा से लिया गया था। यानी ये पहला ऐसा यूनानी शासक था, इंडो ग्रीक शासक, जिसने सोने के सिक्के भी चलवाए। क्या करवाया? सोने के सिक्के भी चलवा दिए। अब उसके बाद जब शक शासक की बात करेंगे, शक शासक की, तो मध्य एशिया से ये आए हुए थे। मध्य एशिया जो आपका वर्तमान में तान वाले देश हैं, जैसे काजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और इन्होंने भारत में आने के बाद इंडो ग्रीक को पहले पराजित किया। सेम वही पैटर्न जैसे यूरोपीय से कंपनियां आई, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश, अंग्रेज, ये सब आपस में ही लड़के पहले बाहरी शक्तियों को बाहर कर रही थी, बाद में फिर भारतीय शक्तियों पर कब्जा किया। ठीक उसी प्रकार से इंडो ग्रीक जो पहले से ही बाहर से आए हुए थे, तो शकों ने सोचा कि पहले इनको मार के भगाओ, फिर हम भारत के लोगों पे अपना शासन करेंगे। तो इन्होंने इंडो ग्रीक को पराजित किया और इनका नासिक, उज्जैन, तक्षशिला इनके प्रमुख केंद्र थे। और नासिक में छहरात वंश का जो शासक था नापान, जिसे गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पराजित किया था। अब यहाँ पर देखो, जो नासिक में जब शक शासक जो है कि यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर छहरात वंश का एक शासक था नापान, जिसे गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पराजित किया। अब गौतमी पुत्र का मतलब क्या हो गया? ये माता का नाम पहले लगाने की परंपरा किसमें पढ़ी थी हमने? कल की क्लास में सातवाहनों में पढ़ी थी, जो कि एक ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित थे। फिर भी वो अन्य धर्मों का सम्मान भी करते थे, और साथ ही साथ उन्होंने ही सबसे पहले भूमि दान व्यवस्था की शुरू की थी। भूमि दान प्रथा को उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। और यह तथ्य नापान के सिक्कों से प्रमाणित होता है, क्योंकि एक तरफ नापान का नाम है और दूसरी तरफ सातकर्णी का नाम देखने को हमें मिलता है। तो इससे समझ में आता है कि जो शकों के शासक नापान थे, उन्हें सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पराजित भी किया था। और उज्जैन में अगर आप देखोगे, उज्जैन में शकों का चाष्टड़ वंश स्थापित हुआ। रुद्रदामन इससे संबंधित थे। सुदर्शन झील का इन्होंने पुनर्निर्माण किया, जिसके लिए प्रजा से न तो बेगार कराया, न ही अतिरिक्त कर आरोपित किया। बेगार का मतलब होता है कि जब आप जबरन किसी से काम कराते हो, जिसके बदले में आप उसे कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं देते हो, उसे कहा जाता है बेगार। लेकिन रुद्रदामन ने उस समय के इतिहास को यह बताया कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी प्रजा से जबरदस्ती काम नहीं कराना चाहिए, उचित मूल्य देकर ही काम कराना चाहिए। क्योंकि ऐसा कई बार हमने प्रमाण देखा है कि दासों के द्वारा घरेलू और आर्थिक कार्यों को संपन्न किया जाता था, और उसके बदले उन्हें बहुत ही कम मेहनताना या बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। तो बेगार जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा हम बेगार नहीं कराएंगे, हम जो भी काम कराएंगे उसके बदले में लोगों को पैसे भी देंगे, मजदूरों को, प्रजा को पैसे भी देंगे। साथ ही साथ रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा था, जिसमें झील का उल्लेख किया गया, सुदर्शन झील का, और यह प्रथम विदेशी शासक था जिसने सिंचाई कार्य के विकास में रुचि ली थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ये सुदर्शन झील है, इसको कई बार लोग जीर्णोद्धार कराते, पुनरुद्धार कराते, लेकिन इसकी मुख्य रूप से स्थापना मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के एक पुष्यगुप्त वैश्य थे, जो कि वहाँ के गवर्नर कह दो आज की भाषा में, या जो भी कह सकते हो, वहाँ के सामंत थे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, तो वहाँ पर ही स्थापना की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थापना हुई, लेकिन आगे के जितने भी शासनकाल आते हैं वो इसका जीर्णोद्धार कराते हैं, क्योंकि ये विदर्भ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़ वाले क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण झील थी, जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सर अभी तो आप शक बहुत कम करा रहे हो, कुषाण बहुत कम कराओगे, तो देखिए इनका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, चाहे वो अभिलेखों के पार्ट की बात करें, या किसी मंदिर निर्माण की बात करेंगे, या किसी मूर्ति कला की बात करेंगे, तो ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर में अलग से पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? आर्ट एंड कल्चर में अलग से पढ़ेंगे, उस चीज़ों को वहाँ पे हम शामिल करेंगे। तो ये ध्यान देना, परेशान होने की जरूरत नहीं, आर्ट एंड कल्चर में हम लोग उसे अलग से कवर करेंगे। यहाँ पर हम एंशिएंट हिस्ट्री के तौर पर उसे पढ़ रहे हैं। अब तीसरा एक शासक आता है कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश के बारे में अगर हम बात करें तो इनके संस्थापक थे कौन? कुजुल कटफिसस, ये संस्थापक भी थे, और इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे, और सिक्कों पर धर्म तीर्थ अंकित किया, जो बौद्ध होने का संकेत है। अर्थात ये मानते थे कि धर्म को मानने के लिए धर्म तीर्थ जो कहा जाता था, इसका प्रमाण भी देखने को मिलता है इनके सिक्कों पर, और इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। फिर इसका बेटा आता है विम कटफिसस, इसने सोने के सिक्के चलाए, और सिक्कों पर भगवान शिव, भगवान नंदी, त्रिशूल का अंकन किया, जिससे पता चलता है कि विम कटफिसस क्या थे? शैव धर्म को मानने वाले थे। अर्थात उसका पिता तो बौद्ध धर्म को मानता था, और उसका बेटा अर्थात विम कटफिसस ये
शैव धर्म को मानता था। फिर आगे चल के एक महत्वपूर्ण कुषाण शासकों में कनिष्क नाम के व्यक्ति शासन करते हैं, शासक बनते हैं, और इनका राज्याभिषेक 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत को चलाया था। आज भी आप पढ़ते हो कि शक संवत के बारे में, ठीक है, एक विक्रमी संवत पढ़ते होगे, क्लियर, और एक पढ़ते हो कि शक संवत। तो शक संवत राज्याभिषेक 78 ईस्वी में जो है कि किया गया था, उसी उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया। फिर इसके काल में रेशम मार्ग, जिसे आज हम लोग सिल्क रूट कहते हैं, इस पर कुषाणों का नियंत्रण हुआ करता था। और कुषाण शासकों में जो कनिष्क थे, ये महायान का अनुयायी था। और मैंने आपको बौद्ध धर्म के दौरान बताया भी था कि जो महायान शाखा है, जो हीनयान के अपोजिट भगवान बुद्ध को भगवान का दर्जा मानती है, देवता के रूप में जानती है, और इनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने पर विश्वास करते हैं। और यह भी मानते हैं ये लोग महायान वाले कि ये इनका अवतार होता है ताकि अन्य प्रजा का कल्याण किया जा सके, उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति कराई जा सके। जबकि हीनयान में भगवान को बुद्ध है उनको भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं की गई। उन्होंने कहा, हीनयान संप्रदाय ने, कि व्यक्ति को स्वयं के प्रयासों से बोधिसत्व प्राप्त होगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके लिए कोई तीसरा व्यक्ति जन्म नहीं लेगा, अवतार नहीं लेगा। लेकिन महायान अवतारवादी संकल्पना को मानते थे, और मुख्यतः जितने भी शासक थे उन्हें भी अपने शासन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं धार्मिक जो सहायता चाहिए होती है वो लेनी होती है। इसीलिए इन लोगों ने भी इस तरीके के काम किए, महायान में आके जो बुद्ध जी थे उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी। साथ ही साथ इनके दरबार में अश्वघोष नाम का बौद्ध वैज्ञानिक था, अर्थात विद्वान था, और चरक नाम के चिकित्सक भी थे। कुषाणों ने राजा की प्रतिमा की पूजा का प्रचलन शुरू किया, सोने के सिक्के चलाए, और गांधार कला को संरक्षण दिया, और वस्तुतः गांधार मूर्ति कला का आरंभ हुआ, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां बनी। हालांकि आगे चल के मथुरा शैली भी देखने को मिलेगी, जो कुषाण वंश अर्थात कनिष्क के शासनकाल में बहुत डेवलप होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला, ये सब कला और संस्कृति वाले विषय के संबंधित है, और इसीलिए हम इसको अलग से उसी सेक्शन में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम गुप्त साम्राज्य की बात कर लेते हैं। अगर अब आप कहोगे कि सर आपने तो बहुत कम पढ़ा दिया मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्योत्तर के बारे में, तो मैं फिर आपको रिपीट करूंगा कि ये जो नोट्स हैं, ये जो आपकी क्लासेस हैं, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फाउंडेशनल नॉलेज को मजबूत कर रही है, कि जिसे आप किताब को पढ़ने के बाद जो कहते हैं ना, समरी नहीं कर पाते हो, समरी नहीं निकाल पाते हो कि इस चैप्टर में क्या कहा गया, इस किताब में क्या कहा गया। फिर चाहे वो एस के पांडे की बुक हो, एनसीईआरटी की बुक हो, केसी श्रीवास्तव की बुक हो, या किसी की भी बुक पढ़ रहे हो, आपको ये चीज़ें समझनी होगी। और ये चीज़ें आपको क्लास नोट्स में बेहतर तरीके से मिलती है, जो कि कम पेजों में, मुश्किल से 40 से 45 पेज के एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं, और आप इसे ईजिली पढ़ के सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो। सारी मतलब 80 to 90% चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद गुप्त पीरियड में, जो कि हम 0 से आगे आ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, और यहाँ पे वर्तमान में 2024 में है। तो हम लोगों ने कैसे पाषाण काल की सभ्यता, हड़प्पा, महाजनपद, बौद्ध, जैन, मौर्य, और उसके बाद मौर्योत्तर करते हुए यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पे आ जाते 300 एडी में, और 300 एडी में हम शुरू कर देते एनो डोमिनी जिसे कहते हैं, अर्थात 300 ईस्वी, जहाँ पे हम 0 के आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो देखोगे लगभग गुप्त साम्राज्य लगभग 230 वर्षों तक शासन करता रहा पूरे भारत के साम्राज्य पे। कहाँ पे किया, कैसे कैसे किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर बात करें तो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का अगर हम देखें तो ये कुषाणों के सामंत थे। अक्सर आप देखोगे कि जो भी नए संस्थापक आप पढ़ते हो, नए शासनकाल पढ़ते हो, और उससे पहले जो साम्राज्य पढ़ा होता है ना आपने, उसी साम्राज्य में या तो वो सेनापति का काम कर रहा होता है, या उसका सामंत होता है, या फिर उसके जो है कि सूबेदार वगैरह आप कह सकते हो। जैसे अगर आप देख लो कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, बंगाल के जो नवाब थे, ठीक है, मुर्शिद कुली खां, ये क्या थे, औरंगजेब, हाँ, औरंगजेब के क्या थे, एक तरीके से देखोगे तो सरदार ही तो थे, नवाब ही तो थे, या सूबेदार कह सकते हो बंगाल के, ठीक है। उन्होंने अपना राज्य बना लिया। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहदरथ, उनकी सेवा में सेनापति के रूप में काम करते थे, उनको मारा, खत्म किया और शासन कर लिया। वहां पे आप देखो कुषाणों के सामंत, अर्थात कुषाणों का जो अंतिम शासक होगा उसे मार और के, और फिर उन्होंने अपनी गद्दी हथिया ली। और उस समय इनके संस्थापक कौन थे दोस्तों? श्री गुप्त महोदय थे। कौन थे? श्री गुप्त इनके संस्थापक थे। और इसमें जो प्रमुख शासकों के बारे में अगर हम बात करें
तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिन्होंने 319 ईसा पूर्व में 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया और गुप्त संवत की भी शुरुआत की। जैसे 78 ईस्वी में आपको कनिष्क के द्वारा चलाई गई जो कुछ क्या कहते हैं उसे हम लोग शक संवत कहते हैं, क्योंकि कनिष्क ने क्या किया, शक वंश का जो है कि मतलब समूल नाश कर दिया, समूल नष्ट कर दिया। और शकों को हराने के उपलक्ष्य में ही जब उसने गद्दी धारण की थी तब उसने क्या किया कि शक वंश की स्थापना की, मतलब शक वंश नहीं शक संवत को चलाया था। उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जब गद्दी पर बैठते अपना राज्याभिषेक कराते तो गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं। तो ये कई बार पूछता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी। महाराजा धीराज की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, साथ ही साथ लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इन्हीं से जन्म हुआ था, समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था, जो कि लिच्छवी दौहित्र भी इन्हें कहा जाता है। अर्थात कि लिच्छवी के ये क्या है, एक तरीके जो लिच्छवी वंश है उनके ये पोते हुए। गुप्त वंश की सबसे बड़ी खासियत तो दोस्तों यही थी कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जगह जगह शादियां की। अब भाई जहां पे आप शादी करोगे वो उसका पूरा परिवार जो होगा, इवन कि उसके पूरे गांव के लोग आपका सम्मान करेंगे कि भाई चलो हमारे ये रिश्तेदार आए हुए हैं। ऐसा होता है कि आप किसी एक परिवार के यहाँ शादी करो गांव वगैरह में या कहीं पर भी, और जब आप अगर वहाँ पे जाते हो तो कई सारे लोगों को पता होता है कि यार ये तो उनके यहाँ रिश्तेदार है, उनके यहाँ शादी हुई है, तो पूरा गांव आपका जो है कि रेस्पेक्ट करता है, पूरा गांव आपकी खातिरदारी में लग जाता है। ऐसा नहीं कि केवल वही परिवार, इसका मतलब हो गया कि वो पूरे गांव आपके क्या हो गए, एक मित्र हो गए, एक अच्छे संबंधी हो गए, कहीं भी मिलेंगे आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सेम वही पैटर्न इन्होंने भी अपनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश को जो है कि अपने साथ मिला लिया कुमार देवी से शादी करके। फिर जब समुद्रगुप्त होते हैं तो ये यथार्थवादी शासक होते हैं। विभिन्न इन्होंने उपाधियां ली, जैसे अश्वमेघ हो गया, पराक्रम हो गया, समरसत हो गया, सर्वराज्योदिता हो गया और काच हो गया। ये अलग अलग जो है कि इनकी उपाधियां थी और इन्होंने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे कविराज के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे राजा थे जो कवियों में राजा कहलाते थे, क्योंकि ये वीणा वगैरह भी बहुत अच्छी बजाते थे। अब व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले हमें समुद्रगुप्त की सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो है कि आक्रमण भी किए अपने क्षेत्र को, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। कैसे किया, अगर आप देखेंगे इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, जो कि इनके दरबारी हरिशेन के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिशेन ने। किसके बारे में जानकारी, मुख्य रूप से समुद्रगुप्त के, और किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। लेकिन इसमें न तो किसी अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है और न ही इसमें किसी मृत्यु का वर्णन है। अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में किसी भी अश्वमेध यज्ञ या किसी की मृत्यु का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें एक और बात कही गई है समुद्रगुप्त के बारे में कि इसे दक्षिण भारत का एक अनोखा साम्राज्यवादी कहा गया, विभिन्न विजय नीतियों के कारण कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्रगुप्त जब मौर्य साम्राज्य के बाद मतलब मगध की राजधानी के क्षेत्रों से बाहर निकल के जब अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहे थे, तो ये जब दक्षिण भारत में जाते हैं और वहां पे आक्रमण करते हैं, तो सामान्यतः जब राजा आक्रमण करता है तो क्या करता है, उस शासन को अपने अधीन कर लेता है और वहां पे भी अपना कोई सूबेदार या कोई अपना सिपाही नियुक्त कर देता है। लेकिन ऐसा समुद्रगुप्त ने नहीं किया। उसने क्या किया, दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित किया, वहां से धन दौलत संपदा लिया और वापस चलाया और वहां के राजाओं को सम्मान के साथ उनका राज्य वापस कर दिया। ये बड़ा अजीब सा साम्राज्यवाद था कि आप एक तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करते हो, जब आप युद्ध जीत जाते हो तो उन राजाओं से पैसा संपदा लेकर वापस आ जाते हो और वहां के राजाओं को ही जो है कि वापस गद्दी सौंप देते हो। और यही काम मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी भी करेगा। दक्षिण भारत में जाता है, अटैक करता है, बहुत सारे जो है कि देवगिरी वगैरह पे, दौलताबाद पे आक्रमण करता है, वहां से धन दौलत को जीत के आता है और फिर जो है कि वहां के राजाओं को दे देता है कि भैया आप अपना शासन खुद कर लो, क्योंकि हमसे इतना बड़ा भारत का साम्राज्य नहीं संभाला जाएगा। तो ये अनोखा साम्राज्यवादी की नीति में आता है और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया स्मिथ के द्वारा, सैन्य अभियान के कारण। जिस प्रकार से यूरोपीय देशों में नेपोलियन ने पूरा डिटेल से जो है कि यानी पूरे क्षेत्रों पे कब्जा करते गया युद्ध के माध्यम से, सैन्य अभियान के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार से समुद्रगुप्त भी पूरे भारत में अपने सैन्य अभियान का पताका फहरा रहा था और वह कभी पराजित भी नहीं हुआ। नेपोलियन की तरह समुद्रगुप्त भी कभी पराजित हुआ और साम्राज्यवादी विस्तार राज्य पतन का कारण नहीं बना, जो कि नेपोलियन से अलग और श्रेष्ठ बनाता है।
क्योंकि आपके पास अगर बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए, बहुत बड़ा जो है कि आपका कार्यभार हो जाए, बहुत बड़ा आपका साम्राज्य हो जाए, और लेकिन आप उस साम्राज्य को अकेले चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी और को नेतृत्व दे ही नहीं रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट रहे हो, तो हो सकता है कि ऐसे आपके साम्राज्य का पतन हो जाए। सिंपल सी बात है, अगर हम भारत के प्रधानमंत्री को भारत का प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं के कंधों पे, नरेंद्र मोदी जी के कंधों पे ही सभी राज्यों की जिम्मेदारी भी दे दें, तो हो सकता है वो काम नहीं कर पाएंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि हर राज्य की अपनी जरूरत होती है, हर राज्य की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, और ऐसे में आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का भी नेतृत्व करना है, तो शायद आप बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघवाद का विचार रखा है कि भाई भारत के हर राज्य का जो है कि नेतृत्व करता एक मुख्यमंत्री करेगा, बाकी पूरे भारत का एक प्रधानमंत्री करेगा। अर्थात हम अपने नेतृत्व को बांट रहे हैं, लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, और भारत की सांस्कृतिक पहचान मजबूत बना रहे हैं। और यही गलती नेपोलियन ने की थी, वो सारे साम्राज्य पे अकेले नेतृत्व करना चाहता था, जिसकी वजह से वो पूरा समय नहीं दे पा रहा था सही से। और समुद्रगुप्त ने भले जो है कि अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में किसी और को नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उसका पतन नहीं हुआ साम्राज्य विस्तार से, ये उसको अलग बनाता है। अच्छा, यहाँ पे जो नीतियां अपनाई थी, देखो इस नीति को क्या कहते हैं। जैसे एक नीति आती है राज्य प्रसवोद्धरण नीति, राज्य प्रसवोद्धरण नीति, अर्थात आर्यभट्ट जो उत्तर भारत का अभियान किया और मगध के नजदीकी क्षेत्रों को जीतकर प्रत्यक्ष रूप से इसमें मिला लिया, यानी मगध के साम्राज्य का विस्तार और बड़ा कर लिया। लेकिन दूसरी नीति की बात करेंगे, परिचारीकृत नीति, जो कि आठविक जातियों को पराजित किया और परिचारक या दास बनाया, मतलब परिचारक या दास बनाया उन आठविक जातियों को। फिर कन्योपायन नीति की बात करेंगे, भारतीय क्षेत्र में जो मौजूद विदेशी राज्यों को पराजित किया और उनकी कन्याओं का विवाह गुप्त वंश के तथा उन गुप्त वंश की गरुड़ मोहर का प्रयोग करने का अधिकार दिया। मतलब क्या हुआ, कन्योपायन का मतलब हो गया कि जितने भी भारत में विदेशी राज्य थे, चाहे वो शकों के हों चाहे कुषाणों के हों, जिसके भी, तो यहाँ पर जो राज्य थे इनकी राजाओं को पराजित भी किया, और जो वहां पे कन्याएं थी उनका विवाह कर दिया गुप्त वंश के व्यक्तियों से, और साथ में उन क्षेत्रों में गुप्त वंश की जो मोहर थी, गरुड़ मोहर, ये पूछा जाता है कि गुप्त वंश की ऑफिशियली मोहर क्या थी, गरुड़ मोहर, इनके प्रयोग करने का भी अधिकार दिया। फिर एक और नीति आती सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि नीति कहलाती है आपकी ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। यही मैं नीति कह रहा था कि दक्षिण भारत के 12 राजाओं के साथ इन्होंने युद्ध किया, और जो 12 राजाओं का एक साथ जो युद्ध हुआ था समुद्रगुप्त के साथ, इन्हें जो है कि हरा दिया समुद्रगुप्त ने। ऐसा नहीं है, ये 12 राजा एकजुट होकर एक संघ के रूप में, यूनियन के रूप में एकत्रित होकर समुद्रगुप्त से युद्ध कर रहे थे। मतलब 12 राज्य बनाम समुद्रगुप्त। फिर भी समुद्रगुप्त जीत जाता है और उनसे धन की प्राप्ति करने के बाद उनके राज्य को पुनः सौंप देता है, और इसलिए इनको यथार्थवादी शासक भी कहा जाता है कि भाई हमारा उद्देश्य धन की प्राप्ति करना, बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार करना नहीं है, इसलिए इसको ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं गुप्त वंश के एक दूसरे प्रतापी शासक, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी एक उपाधि भी थी, विक्रमादित्य के नाम से भी इनकी उपाधि है। अगर हम देखें कि देवश्री, देवगुप्त, देवराज के नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, यानी एक तो विक्रमादित्य उपाधि है ही है, देवश्री, देवगुप्त, देवराज के नाम से जानते हैं, और इन्होंने भी वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया। जैसे नागवंश की जो रानी थी कुबेर नागा से इन्होंने विवाह किया, कदम्ब वंश में अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह कर दिया। कहने का मतलब है समुद्रगुप्त ने भी विवाह किया इस तरीके से, और चंद्रगुप्त ने भी विवाह किया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया कुबेर नागा से, और अपने बेटे कुमार गुप्त की भी शादी कदम्ब वंश की पुत्री से कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इनका साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। और पश्चिम भारत में वाकाटक वंश में अपनी पुत्री प्रभावती का जब विवाह किया, तो कहीं ना कहीं वाकाटक से शकों को पराजित करने में मदद मिली। मतलब वाकाटक के सहयोग से इन्होंने शकों को भी पराजित किया, और उसके उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का भी जारी किया। तो आप देख रहे हो गुप्त वंश की राजनीति देखो दोस्तों, गुप्त वंश अपनी राजनीति या अपने क्षेत्र का विस्तार कैसे कर रहा है, विवाह संबंध से। अब आप लोग ये मत सोचना कि यार हम भी 4 विवाह कर ले या अपने पीढ़ी दर पीढ़ी विवाह करें और साम्राज्य का विस्तार हो जाए। आपको कोई राजा नहीं बनना, आपको कलेक्टर बनना है, एक IAS ऑफिसर बनना है, एक SDM ऑफिसर बनना है, जो समाज की सेवा करेगा। तो ये विचार मत लेके आना। हालांकि ये विचार अकबर भी लेकर आए थे, राजपूतों वंश से शादी करके उन्होंने अपने संबंधों को मजबूत किया, और राजपूतों का संरक्षण भी उन्हें मिला। ये सारी चीजें मध्यकालीन भारत में हुई, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हुई, लेकिन आज ये चीजें सफल नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर मेहरौली जो कि
दिल्ली में आप देखो जहाँ कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है, वहां पर मेहरौली में एक लौह स्तंभ का भी निर्माण इन्होंने ही किया था, जो कि माना जाता है कि खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे है। हालांकि मैं तो देख कर आया भी हूँ, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। उस पे सबसे अच्छी बात है कि लोहे पे अगर आप देखोगे तो पानी जब पड़ता है, बारिश का पानी होता है किसी प्रकार का, तो उसमें एसिड होने की वजह से उस पर जंग लगने लगता है, ठीक है, और वो लोहा खराब होता है। लेकिन आप ये देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस समय स्थापित करवाया था, हजारों साल पहले की बात है ये, और आज भी वो खुले बारिश में भीगने के बावजूद भी, धूप में लगने के बावजूद भी वो खराब नहीं होता, उस पर कोई भी जंग नहीं लगी हुई है। बहुत ही उन्नत कला का ये प्रमाण देखने को मिलता है। और वहीं दरबार में नवरत्न भी इनके मौजूद थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी और अमर सिंह जैसे प्रमुख जो है कि इनके दरबार में नवरत्न के रूप में रहते थे। तो ये तो केवल मैंने 4-5 बता दिए, इस प्रकार से और भी है। टोटल 9 लोग जो है कि इनके दरबार में रहते थे। और चीनी यात्री फाहियान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। कई बार होता है, आपसे पूछा था इत्सिंग किसके काल में आया, फाहियान किसके काल में आया, ठीक है। और ये सब जो यात्री होते हैं, चीनी यात्री, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यही सारी चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पे आपसे प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है, और जब मेंस में पूछा जाता है तो आप ऐसे आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे कि फाहियान का विवरण देखेंगे। जब भारत में फाहियान आता है तो क्या अपने राइटिंग्स में, यानी अपने लेखक में, मतलब लेखन में वो क्या क्या बातों को शामिल करता है। और ये जो गुप्ता वंश की जो आपको कला संस्कृति, मंदिर की शैली, नागर द्रविड़ शैली, ये जितनी भी आप गुप्त वंश से संबंधित जो आर्ट एंड कल्चर के पार्ट को पढ़ते हैं, वो आपको अलग से मिल जाएगा आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में। और अगर आपको पीडीएफ पसंद आ रही हो तो आप इस पीडीएफ को हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप से मेरी टीम से बात करके आप इसे ले सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं। 8527594636, या ये नंबर आपके वीडियो के नीचे भी दिया गया हुआ है, वहां से भी आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए, फाहियान का विवरण की बात करें तो इसके बचपन का नाम जो था वो कुंग था। इसका उद्देश्य था कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करेंगे भारत में आके, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म यहीं पे हुआ, बौद्ध धर्म का विकास भी यहीं पे हुआ। चीन पहुंचकर इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसको फोको की कहा जाता, फोको की। मतलब अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सीयूकी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग राइटर लिखता है, ये हम बात करें फोक्यो की। और इस नाम से लिखा, जिसमें इसने किसी भी गुप्त शासक का नाम का वर्णन नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया है, लेकिन फिर भी उसने किसी भी गुप्त शासन कालों के अंतर्गत गुप्त शासक का नाम नहीं मेंशन किया है। साथ ही साथ उसने यह भी लिखा है कि मध्य देश के जो लोग थे वो सुखी थे, मकान का उनका पंजीकरण नहीं था, दंड विधान बहुत उदार था, कोई मृत्युदंड नहीं था, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज प्रयोग वर्जित था, यानी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वगैरह नहीं खाते थे। साथ ही साथ उसने यह भी लिखा कि चांडालों या चंडालों का विस्तृत विवरण भी दिया। इस प्रकार अस्पृश्यता यहाँ पर मौजूद थी और लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये नगर उजड़ गए थे। इसने इस नगरों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये महात्मा बुद्ध से संबंधित थे। सबसे अधिक लगभग 22 वर्ष तक इन्होंने श्रावस्ती में समय बिताया। कुशीनगर, जहाँ पे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती, मल्ल के अंतर्गत कपिलवस्तु, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो ये जो महत्वपूर्ण शहर थे, इसके बारे में उसने जरूर जिक्र किया और कहा कि ये सभी जो नगर थे वो उजड़ गए थे, बंजर हो गए थे और व्यापार भी गिरावट की स्थिति में था। तो ये चीजें फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में लिखा। अब कुमार गुप्त की बात करेंगे, जिसने एक उपाधि ली थी महेंद्रादित्य के नाम से। असल में आप देखो कि गुप्त वंश का यह भी एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अश्वमेध यज्ञ को किया और कार्तिकेय का उपासक भी था। ये सिक्कों पर इसने मयूर की आकृति बनवा रखी थी, क्योंकि कार्तिकेय का जो वाहन है वो मयूर है और जो गणेश का वाहन है वो चूहा है। भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश। तो गणेश जी के लिए चूहा उनकी सवारी है और कार्तिकेय जी के लिए मयूर यानी मोर उनकी सवारी है। और इसी वजह से कुमार गुप्त की जो सिक्के हैं उसमें मयूर की आकृति देखने को मिलती है। नालंदा महाविहार की स्थापना भी की थी इसने, जो आगे चल के नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। मंदसौर अभिलेख, जो इसके दरबारी थे वत्स भट्टी, इन्होंने मंदसौर अभिलेख को लिखा और इसमें उल्लेख किया कि बुनकरों ने अपने व्यवसाय को छोड़कर धनुष बाण बनाने लगे। इससे भारत और रोम व्यापार में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि भारत में रेशम की डिमांड, क्योंकि भारतीय रेशम की डिमांड अब कम होने लगी थी। और एक कारण यह भी था, जो मैंने आपको कल बताया था, कि जो रोम में भारतीय रेशम की डिमांड क्यों गिर रही थी, क्योंकि पारदर्शिता ज़्यादा झलक रही थी उन कपड़ों में और रोम की नैतिकता को संकट पहुंच रहा था। इसके बाद स्कंदगुप्त की बात करेंगे। अभी आपने आरओ एग्जाम्स में देखा होगा दोस्तों कि डायरेक्टली आपसे पूछा गया था कि जो सैयद वंश के लोग थे, खिज्र खां वगैरह, इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली गई थी कि इनके 4 शासकों का नाम क्रम से बताओ, या फिर जो अकबर के बाद वाले जो शासक थे,
ठीक है, उनको भी पूछ लिया गया था मुगल के शासन में। तो ये क्रोनोलॉजी आपको यहीं से पता चल रही है कि कैसे श्रीगुप्त आएंगे, चंद्रगुप्त आएंगे, समुद्रगुप्त आएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे, कुमारगुप्त आएंगे, स्कंदगुप्त आएंगे, नरसिंहगुप्त आएंगे। ये पूरी एक क्रोनोलॉजी है जो आपको तैयार करनी है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि इसके जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि विदेशी हुड़ों के आक्रमणकारियों को इसने पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण को पराजित किया और जूनागढ़ के गवर्नर पर्णदत्त और पुत्र चक्रपालित, जो कि गिरनार का प्रशासक था, इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। कहने का मतलब है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य से इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, उसका फिर आगे चल के समय समय पे जो है कि जीर्णोद्धार या वो उसका पुनरुद्धार किया जाता था। फिर चाहे स्कंदगुप्त ने किया हो, चाहे रुद्रदामन ने किया हो, इन सभी के प्रमाण आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे नरसिंहगुप्त बालादित्य, जो कि बौद्ध मतानुयायी था, और हुण शासक मिहिरकुल को पराजित इसने किया था, जो कि मिहिरकुल एक शैव अनुयायी था। तो देखा जाए, हुणों के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने भी पराजित किया और हुणों के आक्रमण को नरसिंहगुप्त बालादित्य ने भी पराजित किया था। फिर लास्ट में आते हैं, भानुगुप्त की बात कर लेते हैं कि इसका एक ऐरण अभिलेख है जो कि मध्य प्रदेश से मिला है। इसमें पहली बार सती प्रथा का उल्लेख हुआ है और यह प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है सती प्रथा का। ठीक है, क्या कहा मैंने कि भानुगुप्त का जो ऐरण अभिलेख है, जिसमें सबसे प्राचीन रूप में सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि इसके दरबार में आई हुई एक स्त्री ने सती हो गई थी, जो इसका पति मर गया था। तो इसने उसी समय देखा कि यार ये तो बहुत गलत व्यवस्था है, और इसे रोकने के लिए भी इसने प्रयास करना शुरू कर दिया। तो ये सती प्रथा के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे आर्ट एंड कल्चर के तौर पे सीधे सीधे एक प्रश्न पूछ सकता है कि भाई गुप्तकालीन साम्राज्य भारत के प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित करता है और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए, या किसी भी एक विशेषता के बारे में पूछ सकता है। तो ये आपका मेंस का पॉइंट है यहाँ पर। या फिर प्रीलिम्स में भी कई बार होता है कि स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बना दिया जाता है और पूछा था कि इसमें कौन सी इसकी विशेषता है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशासनिक विशेषता के बारे में। प्रशासन की विशेषता का मतलब होता है कि आपका साम्राज्य कैसे संचालित है, कैसे उसमें प्रशासनिक गतिविधियां हो रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम कर रहे हैं, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध है, टैक्स प्रणाली कैसी है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे इन्होंने साफ साफ लिखा कि मौर्यों की तुलना में केंद्रीकृत नहीं था। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर सीधे लिख सकता था कि भाई ये प्रशासन जो था इनका विकेंद्रित था, लेकिन अगर हम कंपैरिजन के फॉर्म में लिखते हैं, तुलना करने के फॉर्म में लिखते हैं, तो एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स देता है, एक नंबर बढ़ा के ही देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पता चलता है उसको कि भाई आपकी नॉलेज अच्छी है और आप हर एक चीज को तुलनात्मक रूप से भी जानते हो। यानी मौर्य के बारे में भी जानते हो कि उनकी पद्धति केंद्रीकृत थी, और गुप्तों के बारे में भी जानते हो कि ये इनकी पद्धति विकेंद्रित थी। और अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था वो नगद दिया जाता था एवं भू राजस्व के रूप में दिया जाता था। कुमार मात्य, जो कि सर्वोच्च प्रशासनिक वर्ग था, जैसे अमात्य की बात करेंगे जो मौर्य काल में थे, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है अमात्य, जो प्रधानमंत्री के तौर पे एक तरीके से होता है। और यहाँ पे कुमारा मात्य सर्वोच्च प्रशासनिक वर्ग था। संधि विग्रह की बात करेंगे तो युद्ध एवं शांति का मंत्री विदेश मंत्री कहलाता था, जो कि संधि, जैसे मान लो संधि समझौते अगर किसी देश से टूट गए या समझौते कर लिए गए तो इसके बारे में कहा जाता था। और इसमें और भी जो अलग अलग पदाधिकारी थे, जैसे दंड पाशिक की बात करेंगे तो दंड देने की बात हो रही है, यानी पुलिस की बात हो गई। ध्रुवधीकरण की बात करेंगे तो राजस्व का अधीक्षक हो गया। प्रांतों को भुक्ति और एवं प्रमुख को उपरिक कहा जाता था, यानी कि जो इनके प्रांत थे इनको भुक्ति भी कहा जाता था और उसके प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। और यही वजह है कि ये भुक्ति के रूप में शासन भी करते थे, अर्थात प्रशासन को अपने विकेंद्रीकृत रखते थे, अपने पास केंद्रीकृत नहीं रखते थे। और इसी के बाद नगर श्रेष्ठी भी थी, जो कि नगर श्रेणी का प्रधान था। सार्थवाह भी था, जो कि व्यापारिक समूह यानी काफिले का प्रधान था। और कई बार होता है कि यह प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है। प्रथम कुलिक की बात करेंगे, जो कि प्रधान शिल्पी था। प्रथम कायस्थ की बात करेंगे, प्रधान लेखक था। और पहली बार दीवानी, फौजदारी कानूनों की विस्तृत व्याख्या की गई थी। और प्रथम विधि निर्माता बृहस्पति को माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। हालांकि दीवानी और फौजदारी नियमों के बारे में, न्यायालय के बारे में आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मैंने बताया था, लेकिन वहां पे न्यायालय थे, नियम के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, जो कि पहली बार गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलती है। सामाजिक विशेषता की बात करेंगे तो यहाँ पे चतुर्वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, क्योंकि ये व्यवस्था तो उत्तर वैदिक कालीन से ही जन्मगत हो गई थी और तभी से लगातार चली आ रही है। ब्राह्मणों की भी उपजातियां थी, और ये जैसे गुजरात में नागर हो गए, राजस्थान में श्रीमाली हो गए। आप देखो वर्तमान में भी ब्राह्मणों में कोई त्रिवेदी है, कोई तिवारी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई शुक्ला है, कोई मिश्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई शर्मा है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है,
वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही न्याय करना होता था। अर्थात जैसी वर्ण व्यवस्था में जिसका पद होगा उसी आधार पे उसके साथ न्याय किया जाता था। और इसके लिए न्याय देने के लिए एक दिव्य परीक्षा ली जाती थी। ये माना जाता था कि ब्राह्मण की तुलना से, मतलब ब्राह्मण की तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, और वैश्य की जल से, और शूद्र की विष से। यानी शूद्र जो कि म्लेच्छ जनजाति थी, जो सबसे निकृष्ट जाति थी, अगर वो भी कुछ गलत काम कर रही तो उसको विष पिलाया जाता था कि अगर भाई तू झूठ नहीं बोल रहा होगा, तू सच बोल रहा होगा, तूने कुछ चोरी नहीं की होगी तो तू नहीं मरेगा। देख लो ये कॉन्सेप्ट देखिए कि तू नहीं मरेगा, अगर तूने झूठ बोला होगा तो तू मर जाएगा। अरे भाई विष में तो जहर है, चाहे सच को पिला दो चाहे झूठ को, वो तो मर ही जाएगा आदमी। ठीक है। और वैश्य को जल में क्या होता था कि एक ठंडे पानी में खड़ा कर दिया जाता था उसे, और मतलब कि 4 घंटे 5 घंटे 10 दिन 12 दिन की सजा दे दी जाती है। अब सोचो जो व्यक्ति 8-10 घंटे जल में रहेगा बेचारा वो मर जाएगा कि बचेगा। तो ये स्थिति थी। और क्षत्रिय को अग्नि से देनी पड़ती थी, अग्नि परीक्षा। ठीक है। आप उसमें खड़े हो जाओ और अगर आपने क्षत्रिय कर्म का पालन किया होगा, क्षत्रिय धर्म का पालन किया होगा, कोई पाप नहीं किया होगा तो अग्नि आपको नहीं जलाएगी। और अगर आपने कोई भी गलती की होगी, पाप किया होगा, चोरी की होगी, किसी के साथ गलत काम किया होगा तो अग्नि आपको जला देगी। इस तरीके से ब्राह्मण मतलब वर्ण व्यवस्था में अलग अलग सजाओं के प्रावधान भी थे। आगे देखिए, दंड में भी भेदभाव था। चोरी करने पर ब्राह्मण को दंड अधिक दिया जाता था, शूद्र को दंड कम दिया जाता था। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि सर चोरी करने पे ब्राह्मण को दंड क्यों ज्यादा मिल रहा है और शूद्र को क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त, ब्राह्मण को एक बहुत ही पूजनीय वर्ग माना जाता था। अगर ब्राह्मण जैसा वर्ग चोरी करता है इसका मतलब है सबसे बुरा काम किया उसने, इसलिए उसको सजा ज्यादा दो। और शूद्र जैसा व्यक्ति जिसका काम ही है कि मांस को खाना, जानवरों को मारना, शिकार करना, चोरी करना, ये उसका नॉर्मल काम है। सिंपल बात है, ये उसका नॉर्मल काम है और इसलिए उसको सजा कम दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति से आप अपेक्षा करते हो सत्य की बातों का, ज्ञान की बातों का, अगर वो ही चोरी करने लगे यानी समाज में एक गलत आदर्श स्थापित होगा और इसीलिए उसको ज्यादा सजा दो ताकि उसको देखते हुए आगे कोई भी चोरी करने की कोशिश ना करे। भूमिदान के कारण कायस्थ जाति का उद्भव हुआ इसी काल में। देखिए, भूमिदान की परंपरा मौर्योत्तर काल में सातवाहनों ने शुरू की, लेकिन धीरे धीरे जो है कि भूमिदान की पद्धति गुप्त काल में भी सर्वश्रेष्ठ होने लगी। और इस भूमिदान का पूरा लेखा जोखा रखने के लिए एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ी और यही अकाउंटेंट कायस्थ वर्ग के रूप में उभर के सामने आते हैं। जो आज आप देखोगे बहुत सारी जो जातियां हैं ओबीसी में या जनरल कैटेगरी में जो सक्सेना वर्ड यूज करती है, जैसे मान लो अंकित सक्सेना हो गया, शेखर सक्सेना हो गया, रस्तोगी हो गए, ये लोग किस में आते हैं? ये सक्सेना, रस्तोगी, ये लोग कायस्थ वर्ग में आते हैं। तो ये भूमिदान की वजह से जो भूमि का लेखा जोखा होता था उनको लिखने के लिए रखा गया था। कायस्थ पहले करड़िक कहे जाते थे। क्या कहते थे? करड़िक जो कहे जाते थे क्योंकि लेखन कार्य से जुड़े हुए थे, अर्थात लिपिक का काम करते थे, क्लर्क का। और भूमिदान संबंधी आंकड़ों को सुरक्षित रखने हेतु करड़िक की संख्या बढ़ने लगी और इसकी वजह से इनका महत्व बढ़ने लगा। फलतः कायस्थ के रूप में ये सामने आते हैं और इनके उद्भव से ब्राह्मणों को चुनौती देना शुरू हो जाता है। अंततः ब्राह्मण और कायस्थों में तनाव बढ़ जाता है। यहाँ पर महत्तर जाति का भी उदय देखने को मिला, जो गांव के मुखिया एवं ग्राम सभा के सदस्य ही थे। दास प्रथा भी यहाँ मौजूद थी। स्मृतिकार नारद ने दास्ता मुक्ति विधान भी प्रस्तुत किया, यानी कि जो स्मृति लिखने वाले जो नारद स्मृति है उसमें दास्ता से मुक्ति का विधान भी दिया गया था। साथ ही साथ गुप्त वंश में अगर आप देखोगे कि महिलाओं की दशा में गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि लगातार ही महिलाओं की दशा में गिरावट देखने को मिली है, बस ऋग वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता में उनकी स्थिति बेहतर थी। सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा प्रचलित हो चुकी थी और कालिदास के मेघदूत में महाकाल मंदिर जो उज्जैन का, यहाँ पर देवदासी रखने के प्रमाण भी देखने को मिले हैं। देवदासी कौन होती थी? जो मंदिरों की सेवा करती थी, मंदिरों में साफ सफाई करती थी, कीर्तन और पूजा पाठ के दौरान वो नृत्य भी करती थी। लेकिन कई बार ऐसे मामले आए थे कि पुजारियों के साथ उनके अवैध संबंध बनने लगे, जिसकी वजह से मंदिर जो थे, जो धर्म की आस्था के प्रतीक थे, उनका यह महत्व गिरने लगा और ये माना जाने लगा कि देवदासी हमारे धर्म, हमारे मंदिर और हमारे पुजारियों को क्या कर रही हैं? अछूत कर रही हैं, यानी उन्हें एक बुरे कर्म में फंसा रही है, गंदे काम कर रही हैं उनके साथ। और ऐसा नहीं है कि देवदासियों का इसमें रोल रहा होगा, इसमें पुजारियों का भी रोल रहा होगा, क्योंकि भाई ह्यूमन बीइंग्स है, मन डोल जाता है कभी भी, केवल एक पक्ष का नहीं डोलता है कि आप एक के चरित्र पे ही उल्लंघन करो। चरित्र दोनों के जो है कि हमें चेक करने चाहिए। ठीक है, इसीलिए देवदासी प्रथा धीरे धीरे एक गलत व्यवस्था मानी जाने लगी, जबकि एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आम भाषा में कह दें तो मंदिर का नौकर। भाई मंदिर का नौकर होना क्या बुरा है?
आप भगवान के नौकर हो, आप भगवान की सेवा कर रहे हो, उनके मंदिर की साफ सफाई कर रहे हो, उनके पूजा पाठ में जो है कि मदद कर रहे हो, उनके उत्सव पे, उनके जन्मोत्सव पे, उनके कीर्तन में आप नृत्य कर रहे हो, खुशी से भगवान को रिझा रहे हो, कोई गलत काम नहीं है दोस्तों देवदासी का। लेकिन जब से पुजारियों के साथ इनके अवैध संबंध बनने लगे, तब से ही देवदासी प्रथा को बुरा माना जाने लगा, यानी महिलाओं की स्थिति में गिरावट का सूचक माना जाने लगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं जो बताना चाह रहा हूं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से आज तक धीरे धीरे जो परिवर्तन है, अगर आप ये चीजें किताबों में पढ़ोगे तो हो सकता है किताबों में बस आप पढ़ के आगे बढ़ जाओगे और चीजों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, अब यहां पर हम चलते हैं, आगे देखते हैं आर्थिक विशेषताओं के बारे में। यहां पर आर्थिक विशेषताओं में देखते हैं कि विदेशी व्यापार धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि केंद्रीकृत रोमन साम्राज्य का विघटन हो चुका था। जो रोमन साम्राज्य एकजुट होकर व्यापार करता था भारत से, अब उसका विघटन हो गया है, और इसलिए कुछ साम्राज्य तो कुछ हिस्सा भारत से व्यापार कर रहा है, कुछ हिस्सा नहीं कर रहा है। रोमन लोगों ने रेशम निर्माण तकनीक को इजाद कर लिया था, यानी चाइना से सीख लिया था, इसलिए भारत का रेशम निर्यात कम हो चुका। भारतीय वस्तुओं की डिमांड कम होने लगी रोमन साम्राज्य में, और सामंती संरचना का विकास भारत में हो गया, जिससे व्यापार भी सीमित होने लगा। फिर वहीं किसानों पर लगने वाले टैक्स को उद्रंग कहा जाता था, और नारद ने भूमि के 3 प्रकार बताए हैं। अब ये जो 3 प्रकार है ना, ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया। जैसे अर्धखिल भूमि किसे कहते हैं गुप्त वंश के अंतर्गत, जहां पर 1 साल तक खेती नहीं की गई हो। खिल भूमि किसे कहेंगे, जहां पे 3 साल तक खेती नहीं की गई हो। और वन भूमि किसे कहेंगे, जहां पे 5 साल तक खेती नहीं की गई हो। कई बार आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा अकबर के दौरान, चाचर, पोलज, बंजर, परती, इस तरीके की भूमि के प्रकार आपने पढ़े होंगे। और गुप्त वंश में भी आपने कई बार देखा होगा खिल, अर्धखिल, इस तरीके के प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अर्धखिल भूमि किसे कहते हैं, खिल भूमि किसे कहते हैं, और वन भूमि किसे कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, इसी गुप्त वंश में अमर कोश ग्रंथ लिखा गया था अमर सिंह के द्वारा, और इसमें भूमि स्वामित्व हेतु निवि धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। भूमि दान ग्रहण करने वाले को सदा के लिए भूमि दान देने की पद्धति को ही निवि धर्म कहता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी भूमि दान ग्रहण करने वाले के लिए सदा के लिए भूमि दे दी, जैसे ब्राह्मण को हमने सदा के लिए भूमि दे दी कि साहब हम आपसे ना तो टैक्स लेंगे, ना ही आपसे कोई जमीन हम वापस लेंगे, ये आप अपने पास रख लो, जैसे मन करे वैसे यूज करो। इसको निवि धर्म कहते हैं। हालांकि आगे चल के कुषाणों ने इसके लिए अक्षय निवि धर्म शब्द का भी प्रयोग किया। कुषाणों ने क्या किया, अक्षय निवि धर्म शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे गुप्त कालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां। भाई गुप्त काल की संस्कृति में क्या उपलब्धि थी, जैसे शिक्षा हो गया, वैज्ञानिक हो गया, षड दर्शन हो गया, स्थापत्य कला हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या पॉइंट आउट किया कि बिंदु नंबर 4, 5, 6 को हम लोग कल्चर की कॉपी में कवर करेंगे, कल्चर के नोट्स में, क्योंकि 4 नंबर स्थापत्य कला के बारे में कह रहा है, चित्रकला आपकी, मूर्ति कला, ये तीनों ही कला के रूप है, इसलिए हम लोगों ने इसे कला वाले चैप्टर में ही कवर करेंगे। यहाँ पर आप केवल मेरे साथ साहित्य और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, वैज्ञानिक क्षेत्र में पढ़ेंगे और षड दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है कि दोस्तों सुबह से मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया है, क्योंकि मुझे आज खाना नहीं मिला, सीधी बात है, और केवल बस मैंने 2 बार चाय पी है, और इसी वजह से मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट और समर्थन की वजह से मैंने वीडियो जरूर बना दी हिम्मत करके, और उतनी ही एनर्जी के साथ समझाया जितना मैं हर क्लास में समझाता हूँ। भले मेरा सर बहुत तेज फट रहा है, क्लास बंद करने के बाद तुरंत मैं सबसे पहले सोने का काम करूंगा कि रेस्ट करूंगा, लेकिन फिर भी आपके लिए जो मेरे पास जज्बा है, जुनून है, वो मैं आपके लिए पूरा कर रहा हूँ। और शाम में डेली टारगेट की क्लास भी आ जाएगी। ठीक है, और जल्दी आज शाम में एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें यूपी स्पेशल के लिए मैं कंटेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टीम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।